हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अब तक इस श्रृंखला में हमने 34 एपिसोड का सफर तय किया है, 500 क्वेश्चन के आंसर और उस पर मौजूद ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा आपके सामने की है। उम्मीद करता हूं कि यह सफर आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे बच्चे जिनको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, कहीं से कोई और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस वगैरह हैं जिसे ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं, नीचे लिख करके सूचित करें कमेंट बॉक्स में। और वो क्वेश्चन जो कि आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए वो मुझे आप मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है learnenglishwithoutrules@gmail.com। एसएससी के बच्चों को विशेष करके मैं यहां पर कहना चाहूंगा, बहुत सारे एसएससी के बच्चे मुझे कभी कभी दबी जुबान में ये कहते हैं कि सर आप बैंकिंग के लिए इतना कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, एसएससी के लिए बिल्कुल नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। चूंकि बैंकिंग में क्वेश्चन के सोर्स बहुत ज्यादा है और मैंने एरर स्पॉटिंग को इसलिए शुरू किया क्योंकि ये दोनों के लिए, चाहे वो बैंकिंग के बच्चे हो या एसएससी के बच्चे हो, ग्रामेटिकल नॉर्म्स दोनों जगह पर बराबर होता है। और अगर आप, मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो एसएससी में पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। खैर, आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं फिर से एक नए सेट 35 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेट को सॉल्व कर लिया होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहां पर पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर आकर के आंसर में लाइए और डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। समय है सेशन को शुरू करने का। आंसर सेट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 35 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सेट 35 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, एक एक करके इसका सोल्यूशन करते हैं। चूंकि पिछले दिन हमने 500 की सीमा पार की थी और टोटल 514 क्वेश्चन किए थे। आज के सेशन 513 क्वेश्चन किए थे पिछले दिन। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो है 514। क्या कह रहा है? इट हैज टेकिंग। इससे ज्यादा बच्चे वाला सवाल मैं उम्मीद नहीं करता था कि हो सकता है। हैज हैव के बाद हमेशा तीसरा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी लिखना बिल्कुल गलत है। हैज हैव के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है वर्ब टू बी के साथ। ठीक है, इज आर एम के साथ किया जाता है, वॉज वर्ड के साथ किया जाता है और अगर हम हैज हैव लगाते हैं उसके आगे बिन लगा हुआ है तब हम इसको लगा सकते हैं। क्या कह रहा है कि इट हैज टेकिंग नहीं टेकन, इट हैज टेकन ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया टू लेट इट्स पेसिमिज्म ट्रांसलेट इनटू फ्यूअर जॉब्स, है ना। तो यहां पर जो है टेकिंग नहीं टेकन में चेंज हो जाएगा, इसको टेकिंग यहां से हटा देंगे और V3 का प्रयोग करेंगे और तब जाकर के जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को गड़बड़ी होनी चाहिए क्योंकि आप शुरुआत से ये पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब टू बी का प्रयोग हम जहां करते हैं, अगर हम इजारम रखते हैं, वॉज वर्ड रखते हैं, तो उसके साथ हम अगर नॉर्मल सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर मुझे वर्ब 1 प्लस आईएनजी रखना है। लेकिन अगर हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से किए हैं और हमारे सेंटेंस में हैज हैव का प्रयोग हमने किया है और उसके बाद मुझे वर्ब लिखना है तो तीसरा फॉर्म होना चाहिए। और कभी भी हैज, हैव, हैड के साथ डायरेक्टली आईएनजी वाला कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके साथ जब हम बिन लगाएंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 15वां सवाल देखा जाए। 515 कह रहा है द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन इफिशिएंटली मैनेज अ कॉन्स्टेंटली फ्लो, नहीं अ कॉन्स्टेंट फ्लो। कॉन्स्टेंटली यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, आगे फ्लो लगा हुआ है इसलिए उसके हिसाब से कॉन्स्टेंट फ्लो। इसमें जो ly लगा हुआ है उसको हटा देंगे और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अ कांस्टेंट फ्लो। और तब ये बिल्कुल सही मीनिंग देगा कि सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स। यहां पर मिसिंग है, ऑफ छूटा हुआ है तो आप इसको सी में ही मान लेते हैं। मुझे लगता है कि मिसप्रिंट है, यहां पर कॉन्स्टेंटली ही इसका जो है सही आंसर है तो मिसप्रिंट मान करके इसको चलते हैं। अ कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
सी हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्स्टेंटली को हटा देंगे और उसकी जगह पर प्रयोग करेंगे कांस्टेंट का। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 16वें में क्या कह रहा है कि दिस ग्रुप ऑफ रूरल अचीवर्स इज वेरी डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट के साथ क्या लगाएंगे, डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सफरिंग के साथ फ्रॉम करते हैं, डेटर के साथ फ्रॉम करते हैं, ये ध्यान रखना है। देन का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद टॉलर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से। तो यहां पर जो संदर्भ है ये बिल्कुल गलत है। इस जगह पर हम क्या करेंगे, देन को हटा करके फ्रॉम लगाएंगे और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसलिए 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डिफरेंट फ्रॉम। चलिए अगला सवाल देखा जाए, बड़ा ही आसान सा सेट अब आ रहा है, जबकि ये सोचिए 2013 में पूछे गए सवाल जो है, जो इस बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है वहां से है। 17 नंबर में सवाल में कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग, नहीं टू क्रिएट, गवर्नमेंट हैज अनाउंस है ना, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू क्रिएट। ठीक है, अब यहां पर क्यों टू क्रिएटिंग, तो हो सकता है आपके मन में लगेगा कि सर आपने कहा था कि वो प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होगा। नहीं, यहां पर देखिए कि मुझे क्या है कि प्लान्स के बाद जो है वो सीधा सीधा मुझे एक नाउन की जरूरत है, जो कि 2+B1 वहां पर उस तरीके से सेट हो रहा है कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट, और तब जाकर के बिल्कुल ये सही बैठेगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, बी वाले ऑप्शन में क्रिएटिंग में से ING हटाएंगे, और इसलिए 17वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ध्यान रखना है, प्लान्स टू क्रिएट, टू क्रिएटिंग नहीं, यहां पर टू क्रिएट। चलिए 18वां, और 18वें नंबर सवाल में फिर से यहां पर कोई भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स कुछ भी ऐसा कह के मैं उलझाऊंगा नहीं, ये व्यवहारिकता है। देखिए सवाल पढ़ते हैं, द आर्ग्यूमेंट अज्यूम्स दैट अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज विल lead to an immediate drop in the mortality rate, not rating, mortality rating नहीं, mortality rate from this disease, है ना। mortality rating यहां पर बिल्कुल गलत है। ये जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जब इस तरह के टर्म्स आते हैं, आप जब उसे पढ़ते हैं उसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि अरे यहाँ कुछ भी, कोई भी ऐसा नियम कि ये ऐसा है वैसा है, ये जन्म घुट्टी पिलाने की बात ही नहीं है। सीधा सा है कि द मोर्टेलिटी रेट, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 18वें का आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, द मोर्टेलिटी रेट, है ना, मृत्यु दर फ्रॉम दिस डिजीज। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 19वां, 519। क्या कह रहा है कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स विच the mandarins of an economy have to watch are inflation and unemployment. The two most important numbers which the mandarins of an economy have to watch are inflation and unemployment. बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल A में, B में, C में और D में हर एक जगह पर जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है वो ठीक ढंग से रखा गया है, और इसीलिए जिसका आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। चलिए 20वें सवाल को थोड़ा डिटेल में हम आपके सामने रखते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। कह रहा है, विटनेस द यंग सोल्जर्स एबिलिटी repeatedly hit bull's eye at arms training, instructor pushed him to participate in the army marksmanship competition this year. ठीक है, विटनेस द यंग सोल्जर्स एबिलिटी। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में यहां जो समझ में आ रहा है कि उसको देखकर, उसकी एबिलिटी को देख करके जो है यंग सोल्जर्स एबिलिटी रिपीटेडली हिट बुल्स आई एट आर्म्स ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर्स पुश्ड हिम, और एक खत्म हुआ तब उसको देख करके जो है उसने निर्णय लिया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको जान लीजिए कि देख करके जो सेंटेंस आता है, देख कर मतलब देख कर नहीं कहिए, इसमें कहिए कर वाले सेंटेंस। ठीक है, कर वाले, देख कर नहीं कहिए, कर वाले वाक्य। अब कर वाले वाक्य दो तरह के होते हैं। इसका जो पहला होता है, पहला स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि एक काम फिनिश, दूसरा चालू।
मतलब है W1 फिनिश, दूसरा चालू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसको W1 को मतलब यह है कि जब दो काम हो रहा हो और दूसरा काम जो है पहले काम की समाप्ति के बाद हो, तो पहले वाले को हम बनाते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां जो है एक्चुअली उसको बार बार वो देखा कि आर्म्स ट्रेनिंग में तो हैविंग विटनेस्ड यहां पर होना चाहिए, तो इसीलिए ये आप वहां यूज करेंगे कि एक काम को देख करके उसने दूसरे के लिए उसको पुश किया, तो हैविंग विटनेस्ड होना चाहिए और तब जाकर के ये सही मीनिंग देगा। तो इस लिहाजन जो 20वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हम क्या करेंगे, विटनेस्ड से पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एक तरह का है कि दो काम हो जिसमें कि एक काम जो पहला वाला है उसकी समाप्ति के बाद हम दूसरे काम को करते हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसे यूज करते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि पहला काम चालू, बीच में ही दूसरा काम शुरू हुआ, खत्म हो गया और तब जाकर के पहला काम फिनिश हुआ। मतलब यह है कि पहला काम शुरू हुआ, उसी बीच में दूसरा काम कंप्लीट हुआ और तब जाकर के एंड में जो है वो आपका पहला काम फिनिश हुआ। तो ऐसे के लिए हम वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे दरवाजा खोलकर वह अंदर आया, तो देखिए दरवाजा खोला, खुला रह गया, अंदर आया, फिर उसने दरवाजा बंद किया, तो ओपनिंग द डोर ही केम इन, दरवाजा खोलकर वो अंदर आया। इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं जिसमें कि पहला काम जो है वो चालू रह जाता है और उस बीच में दूसरा काम शुरू होकर समाप्त हो जाता है और उसके बाद पहला काम फिनिश होता है। ऐसी परिस्थिति के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो यहां पर मैंने इसको डिटेल में इसलिए बताया कि इस तरह के सवाल आते रहते हैं, चूंकि यहां पर हैविंग विटनेस्ड की चर्चा हुई है 20 नंबर में, इसलिए मैंने इसको विस्तार से बता दिया। तो इसलिए 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 521वां। कह रहा है इट इज ऑल वेल नोन दैट वुमेन आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस दैट कॉजिंग लाफ्टर ऑल अराउंड। देखिए ये स्टैटिक बिहेवियर की बात है। सुरुज क्या कह रहा है, इट इज वेल नोन, ये अच्छे से जाना जाता है दैट वुमेन आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस दैट कॉज, यहां पर क्या हो जाएगा, दैट कॉज, नॉट कॉजिंग। चूंकि ये स्टैटिक बिहेवियर है तो इसको हम सिंपल में लिखेंगे और कॉजिंग को चेंज कर देंगे कॉज में, और इसीलिए जो 21वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 22वां देखा जाए। स्टैटिक बिहेवियर के लिए हम हमेशा से प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं कि भाई वो यहां पर सवाल में पढ़ के ही लग रहा है कि ये हर लोग जानते हैं, ये अच्छी तरह से जाना जाता है कि वुमेन जो है, जो स्त्रियां हैं, वो आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस, जो कि उनके जो है मजाक, हंसी उड़ने का कारण बनता है, दैट कॉज लाफ्टर ऑल अराउंड, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 522वां देखा जाए। कह रहा है द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरिंग, फिर से वही मॉडल प्लस ओरिजिनल वर्ब फॉर्म। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉडल वोंट लगा हुआ है तो इसके साथ होगा कैरी, नॉट कैरिंग। तो इसलिए क्या हो जाएगा, द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरी, और तब जाकर के सही हो जाएगा। और यहां पर जो 22वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये कई बार इसकी चर्चा की है इस चैनल पर, जो है विशेष करके जब टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे थे, काफी लंबे समय तक चला, उसमें कई बार इसकी चर्चा हुई है। अंधाधुंध जा बजा इधर उधर, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, टाइम एंड टेंस के एपिसोड को देखिए। तो यहां पर क्या हुआ, 22 का बी क्यों हुआ, क्योंकि मॉडल के बाद ओरिजिनल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 523वां सवाल देखा जाए। कह रहा है वी आर ब्रिंगिंग इन द आइडिया, सॉरी क्या है, ये नहीं रहा है, मैंने कह दिया, आदत है ना कि वी आर ब्रिंग। अब देखिए जब भी लगा हुआ है वर्ब टू बी, मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर एटसेट्रा, ये लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब 1 प्लस
ING। और ये सब जो है बच्चे वाला सवाल है, और अगर ये आपसे गलती हो रही है कोई नहीं बचा सकता है फिर आपको। जागिए। क्या कह रहा है कि वी आर ब्रिंगिंग होना चाहिए, वी आर ब्रिंग इन द आइडिया, नहीं, वी आर ब्रिंगिंग इन द आइडिया दैट यूरोपियन रिहैबिलिटेशन, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 23वें का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बहुत ही सस्ता सवाल है, बेफालतू और बेमतलब का नंबर ये आपको मिलेगा अगर इतनी सी जानकारी आपको नहीं है। भगवान है मालिक। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 24वां, 524वां। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ पेरेंट्स आर एबल टू गेट देयर चिल्ड्रन इनटू स्कूल्स दैट आर फार अवे, द नेक्स्ट चैलेंज इज ट्रांसपोर्टेशन। If parents are able to get their children into schools that are far away, the next challenge is transportation. बिल्कुल यहां पर कोई भी सेक्शन गड़बड़ नहीं है। If parents are able to get their children into schools that are far away, the next challenge is transportation. बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए जो आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ई। आजकल के सेट में मिल ही जा रहा है, नहीं? मुझे लगता है अधिकांश लोगों का गड़बड़ हुआ होगा। लिख करके बताइए जरूर, कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही दिए होंगे ढूंढ करके। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 525वां। कह रहा है कि द परसेप्शन ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स चेंज्ड व्हेन ही क्वालिफाइड ऑन अ गवर्नमेंट जॉब, नहीं, क्वालिफाइड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। क्वालिफाइड के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग यहां पर बिल्कुल गलत है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। द परसेप्शन ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स चेंज्ड व्हेन ही क्वालिफाइड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, और इसीलिए जो 25वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बड़ा ही आसान है ये। चलिए क्वालिफाइड के साथ फॉर इस सिचुएशन में सुटेबल बैठ रहा है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 526वां। कह रहा है कि एवरी हाउस शुड हैव, और शुड के साथ हैव लगाया है, परेशान नहीं होइएगा, V1 है। द डिवाइस एज इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम अ कॉमन हाउस होल्ड डिजास्टर। बिल्कुल यहां पर कुछ भी नहीं है, एज इट प्रोटेक्ट्स, इट लगा हुआ है, डिवाइस है, उसके बाद प्रोटेक्ट्स लगा हुआ है, V5, पीपल फ्रॉम कॉमन हाउस होल्ड डिजास्टर। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। ए में भी शुड लगाया, बी में शुड के बाद V1 लगना चाहिए, हैव लगाया, कोई दिक्कत नहीं। शुड डू, शुड हैव लगा ही सकते हैं, शुड भी लगाते हैं, तो बिल्कुल यहां पर सही है। और इसलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है आपका ई। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। 27वें में क्या कह रहा है कि ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम आर ensuring that at the time, not on the time. ये फ्रेज है at the time, है ना? on the time बिल्कुल नहीं, at the time passengers are out of the plane, their baggage is already waiting for them. तो यहां पर क्या है, on को हटा करके ये जो यहां on का प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल गलत है, at the time हो जाएगा, और तब जाकर के जो है 27वें का आंसर हो जाएगा बी, और ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हम क्या करेंगे, ऑन को हटाएंगे और उसकी जगह पर प्रयोग करेंगे एट का, क्योंकि जो सही फ्रेज का एक्सप्रेशन है वो है एट द टाइम। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल देखा जाए, वो है आपका 528वां। कह रहा है देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन एसेट्स, नहीं, मेक्स मनी ऑन एन एसेट्स। ये सब व्यवहारिकता है। देखिए व्यवहारिकता की चीज है, यहां पर है कि somebody makes money in an asset, नहीं, किसी के आधार पर पैसे बनाना, makes money on an asset located in India and does not pay tax either to India or to the country of his origin। तो यहां पर जो है make money on an asset होगा, तब जाकर के ये सही मीनिंग देगा, और इसलिए 28वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां जो लिखा हुआ है इन एन एसेट वो गलत है, ऑन एन एसेट इसका सही एक्सप्रेशन है, और इसीलिए जो 28वें का आंसर है वो है बी। उम्मीद करता हूं कि ये जो एक आसान सा सेट है, सेट नंबर 35, इसके सभी 15 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। अभी इसमें जो जानकारी मैंने दी कि 2 काम, जिसमें कि एक पहले समाप्त हो जाए, दूसरा उसके बाद शुरू हो, तो पहले वाले सेंटेंस में हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरी स्थिति मैंने बताई कि वो कर वाले वाक्य का दूसरा सिचुएशन,
कि आपको ऐसा लगेगा कि दरवाजा खोलकर, नाश्ता खाकर, तुमसे मिलकर, मुझसे मिलकर, इस तरीके का सेंटेंस हो जिसमें कर लगा हुआ हो। तो दूसरा प्रकार जो था उसमें क्या कहा कि पहला काम शुरू हो, बीच में ही दूसरा काम समाप्त हो जाए और बाद में उसके पहला काम समाप्त हो। तो इस तरह के सिचुएशन में हम जो प्रयोग करते हैं वो verb 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बताया, दरवाजा खोलकर वो अंदर आया, ओपनिंग द डोर ही केम इन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें। समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक और रोचक एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।